हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था 1858 के पश्चात कंपनी की नीतियों में जो परिवर्तन किए जा रहे थे उसमें प्रांतीय प्रशासन और वित्तीय प्रशासन को देखा था। अब इसके बाद हम देखेंगे स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन, स्थानीय स्तर पर सरकार ने किस प्रकार की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, अपने पॉलिसी में क्या परिवर्तन किया और इसके पीछे क्या पृष्ठभूमि कार्य कर रही थी। तो एक तो हमने आपको ये बताया कि 1861 के बाद वैधानिक विकेंद्रीकरण की पॉलिसी धीरे धीरे अडॉप्ट की गई थी। तो वैधानिक विकेंद्रीकरण वो प्रांतों में ही केवल नहीं होगा, वो स्थानीय पे भी चला जाएगा। स्थानीय में अगर हुआ तो वो मूल कारण तो उसके साथ कार्य कर ही रहे थे कि 1857 का विद्रोह और अपने साम्राज्य पे नियंत्रण, ये सारी बातें तो कार्य कर ही रही थी। एक चीज उस समय और थी कि रेलवे और सेना, क्योंकि सैन्य में भी चेंज किया गया था, सेना का जो पुनर्गठन होता है वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। रेलवे की स्थापना बड़े पैमाने पे की जा रही थी, तो इन दोनों का जो खर्च था वो बहुत ज्यादा हो रहा था। इसका जनता लगातार विरोध कर रही थी। अब सरकार को यह डर था कि भाई अगर हम खर्च को और बढ़ाते हैं, मतलब टैक्स और बढ़ाते हैं, अच्छा टैक्स बढ़ेगा कहां से? एक ही स्रोत था, भू राजस्व। भू राजस्व की वसूली अगर और बढ़ाते हैं तो विद्रोह होने की संभावना बढ़ गई थी। तो इन्होंने एक कार्य किया, ये जो प्रेशर था, जनता में विद्रोह का एक प्रेशर था, इन्होंने कहा भाई इस प्रेशर को रिलीज किया जाए किसी प्रकार से। तो सरकार का मूल मोटिव क्या था कि उस प्रेशर को रिलीज किया जाए। प्रेशर को रिलीज कैसे करेंगे? तो इन्होंने आभास कराया कि स्थानीय प्रशासन को भी क्या किया गया, डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, और लोगों को ये मतलब आभास कराया कि जनता के द्वारा जो टैक्स दिया जा रहा है, जो भू राजस्व दिया जा रहा है, मतलब जनता से सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है उसका खर्च उनके जन कल्याण में ही किया जाए। भू राजस्व कहां लगेगा? मतलब जो राजस्व था उसका व्यय जन कल्याण के लिए किया जाए। जन कल्याण अब डायरेक्टली इससे कौन डिपेंड था, मतलब इससे कौन रिलेट था? वो स्थानीय संस्थाएं। भाई जन कल्याण कब कब कैसे हो सकता है? जब स्थानीय संस्थाएं आपकी कार्य कर रही होंगी तभी। भाई आज आप देखते हैं क्या है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट है। मतलब कोई भी शासन उतना अच्छा माना जाता है जितना वो डिसेंट्रलाइज होता है। सेंट्रलाइज शासन आज के संदर्भ में अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसी प्रकार से इन्होंने क्या किया, स्थानीय संस्थाओं की स्थापना की ओर ध्यान दिया अपना, ताकि जन कल्याण के कार्यों को अंजाम दिया जा सके। स्थानीय संस्थाएं मतलब नगर पालिकाएं। जैसे 1854 में बंगाल नगर पालिका की स्थापना की गई। इसके बाद 1865 में मद्रास, इसके बाद 1867 में पंजाब, 1866 यूपी, 68 यूपी मतलब संयुक्त प्रांत। ये संस्थाएं स्थापित की गई और इनके माध्यम से क्या होना था? अब इनके माध्यम से स्थानीय प्रशासन का संचालन होना था। अब ये संस्थाओं को मजबूत करने की जब बारी आई तो संस्थाएं मजबूत कैसे होंगी? जब तक इनके पास वित्त नहीं होगा, फिनेंशियल स्वतंत्रता नहीं होगी, राजस्व नहीं होगा, तब तक ये कार्य कैसे कर सकती हैं? तो हमने बोला था मेयो के बारे में। मेयो ने वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की थी। मेयो ने क्या किया? मेयो ने इन संस्थाओं को कर लगाने की छूट दे दी। मेयो कर लगाने का अधिकार दिया।
मेओ ने इन संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार दिया। आगे के क्रम में रिपन हो गए, रिपन ने इसको और विस्तार किया। ये पिछली क्लास में आप लोगों ने समझा है, दोनों को एक साथ लिंक करके पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छा क्लियर हो जाएगा। इसका प्रभाव यह पड़ा कि 1883-84 के आसपास किसी एक इतिहासकार ने बोला है कि 84-83 के आसपास स्थिति ये बन गई थी कि गांव का एक सामान्य आदमी भी संस्था का प्रधान बन सकता था। मतलब कोई एक आम आदमी भी, आम नागरिक भी इसका प्रधान क्या हो सकता था, बन सकता था। इसके पहले तक कौन होता था, जो ईओ होते थे, नगर पालिकाओं के ईओ आज भी होते हैं, अधिशासी अभियंता बोलते हैं, अधिशासी अधिकारी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ईओ होते थे। और ईओ के बाद फिर कौन बना, आम व्यक्ति, आम नागरिक, इसके प्रधान बनने लगे। अच्छा, विकेंद्रीकरण तो कर दिया गया, स्थानीय संस्थाओं की स्थापना हो गई, वित्त की व्यवस्था कर दी गई, तो क्या ये लोकतांत्रिक शासन हो गया? बिल्कुल नहीं। इस तरह के सवाल भी बन सकते हैं कि क्या इसे लोकतांत्रिक शासन के रूप में देखा जा सकता है? तो नहीं देख सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी थी। सीमाएं ये थी कि जो मेंबर होते थे, जो अध्यक्ष होते थे, इसके सदस्य होते थे, या ये बहुत ही अल्प मत में होते थे। असल में सबको मत देने का अधिकार तो होता नहीं था, तो सीमित मतदाताओं द्वारा ये चुने जाते थे, इसलिए इनके पास उतनी पावर नहीं रहती थी। दूसरी चीज, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, अधिकांश कहने के लिए तो आम आदमी इन संस्थाओं का प्रधान बन गया, लेकिन अधिकांश संस्थाओं में डीएम ही अध्यक्ष के रूप में बैठे रहे। और डीएम प्लस सरकार, क्योंकि सरकार का प्रतिनिधि होता था, इनका कठोर नियंत्रण भी इन संस्थाओं पर होता था। तो इसको हम लोकतांत्रिक संस्था के रूप में नहीं देख सकते हैं, राइट। इसकी ये सीमाएं हैं। मतलब डीएम को ये पावर था कि इस संस्था को क्या कर सकता है, वो भंग कर सकता है। निष्कर्ष ये निकला कि तीनों जो प्रेसिडेंसियां थी, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, अगर इन तीनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो संस्थाएं थी वो केवल एक विभाग बनकर रह गई। कोई प्रभावशाली भूमिका उनकी इस दिशा में नहीं थी। लेकिन फिर भी जब इसका मूल्यांकन हम करेंगे तो ये बताएंगे बाद में कि लोगों ने इस उम्मीद के साथ कि आगे ये संस्थाएं अच्छे रूप में कार्य करेंगी, मजबूत होंगी, इसमें सक्रिय भागीदारी अपनी उन लोगों ने दिखाई, और उसके साथ वो इस उम्मीद के साथ लोगों ने इस संस्थाओं का स्वागत किया, राइट। इसके बाद हम लोग चलेंगे जनपद सेवाओं पे। जनपद स्तर पर किस प्रकार की सेवाएं थी, क्या क्या उनमें चेंजेस हुए। जनपद सेवाएं, जनपद सेवाओं के साथ एक समस्या थी कि इसमें अधिकांश जो है अंग्रेज ही शामिल होते थे। भारतीयों के लिए सीमित अवसर होता था हमेशा, क्योंकि ये नागरिक सेवाएं थी और बहुत ही मजबूत। आज के संदर्भ में भी आप देखते हैं तो डीएम की स्थिति, पूरे जिले का वो मालिक होता है, सबसे मजबूत प्रतिनिधि होता है सरकार का वो। तो कंपनी सरकार कभी ये नहीं चाहती थी कि भारतीय यहां तक पहुंच पाए, इसलिए उन्होंने इतनी कठोर व्यवस्थाएं कर रखी थी। हमेशा अपनी नीतियों को इस प्रकार से बनाते रहे हैं, उनमें परिवर्तन करते रहे कि ये भारतीय संस्थाओं से दूर ही रहें। जैसे 1833 में अगर आप देखते हैं तो चार्टर एक्ट आता है। इसमें आप देखते हैं वर्ग के आधार पे, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे इन सेवाओं से भारतीयों को वंचित करने का प्रयास किया गया था।
फिर लगातार जब मांग उठती है धीरे धीरे कि नहीं सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, सेवाओं में भारतीय लोगों को शामिल किया जाए, तो 1853 में सरकार ने क्या किया, प्रतियोगिता परीक्षा आरंभ कर दी, ओपन एग्जाम। क्या कहना था, भारतीय भी इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रतियोगिता परीक्षा तो ओपन कर दिया इन्होंने, लेकिन फिर भी इनका मकसद था कि ये इस प्रतियोगिता परीक्षा से ये दूर रहें, और इसकी जो शर्तें थी, इसके जो पैरामीटर थे वो इतने कठोर थे कि भारतीय वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, सामान्यतः वहां तक भारतीय पहुंच नहीं पाते थे। जैसे इसकी जो परीक्षा थी वो परीक्षा होती थी लंदन में। अब उस समय चूंकि उम्र उस समय बहुत कम थी, 22 साल उम्र मानी जाती थी, लगातार बाद में उम्र में परिवर्तन होता गया। पहले 23 साल थी, फिर 23 से घट के 22 हुई, 22 से घट के 19 हुई। तो उस दौरान, आज के संदर्भ की बात नहीं करेंगे हम उस समय की बात करेंगे, आज से इतना 100-150 साल पहले की बात करेंगे। उस समय कोई भी भारतीय अपने बच्चों को इस उम्र में लंदन नहीं भेजना चाहता था। दूसरी चीज, जो पाठ्यक्रम था, जो सिलेबस था, वो अंग्रेजी अनुकूल था, अंग्रेजी पाठ्यक्रम के अनुकूल उसका सिलेबस बनाया गया था। उम्र के बारे में हमने कहा कि उम्र इतनी कम थी कि भारतीय वहां तक नहीं पहुंच जाना चाहते थे। सभी प्रकार से भेदभाव किए जाते थे, जितना संभावित भेदभाव होता था इन सेवाओं के लिए मतलब किया जाता था। एक प्रकार से कहा जाए कि ये जो रास्ता था भारतीयों के लिए हमेशा जो है बंद करने का प्रयास सरकार कर रहा है कि इस भारतीय वहां तक क्या हो, ना पहुंच पाए किसी प्रकार से, राइट। ये आपकी थी जनपद सेवाएं। इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, इसी श्रृंखला का अगला टॉपिक है रियासतों के प्रति नीति किस प्रकार से थी। रियासतों के प्रति सरकार की नीति। भारतीय रियासतें, भारतीय रजवाड़े, आपने देखा होगा 1857 के पहले अगर हम देखते हैं, 1857 के पहले अगर हम देखते हैं तो रियासतों के प्रति जो सरकार की जो नीति थी वो आधुनिकीकरण की थी। 57 के पहले सरकार की यह मंशा थी कि रियासतों में हस्तक्षेप किया जाए, और उस हस्तक्षेप का उद्देश्य यह था कि इनमें आधुनिक व्यवस्थाओं को लागू किया जाए। इसके पीछे उसका जो मूल मकसद था वो बाजारवाद का था, उपनिवेशवाद का था, साम्राज्यवाद का था। मतलब अपने साम्राज्य की सुरक्षा करना, दूसरी चीज अपने उत्पादों को इन रियासतों तक पहुंचाना, क्योंकि औद्योगिक क्रांति उस समय तक काफी आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन 1858 का जब विद्रोह होता है तो 57 का विद्रोह, 57 का जब संग्राम होता है तो आपने देखा है कि 1857 के संग्राम में जो अधिकांश जो रजवाड़े थे उन लोगों ने किसका साथ दिया था, वो विद्रोह का दमन करने में आगे थे। मतलब अंग्रेज सरकार का उन्होंने साथ दिया ताकि विद्रोह का दमन किया जा सके। अच्छा, अंग्रेजों के सहयोगी के रूप में ये लोग रहे। एक स्टेटमेंट कैनिंग का आपने सुना होगा कि रजवाड़ों ने क्या किया था, तीर में तरंग रोधक के रूप में कार्य किया था। मतलब जो विद्रोह के रूप में तीर चल रही थी उसमें इन्होंने अवरोधक का कार्य किया। अब बारी थी अंग्रेजों की, तो अंग्रेजों को एक अपना शुभचिंतक वर्ग मिल गया था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, जो पॉलिसी चेंज की अपनी 1858 के बाद, आधुनिकीकरण की पॉलिसी को त्याग दिया। इन्होंने कहा कि हम हस्तक्षेप रियासतों में नहीं करेंगे। रियासतों के आधुनिकीकरण का प्रश्न इन्होंने हटा दिया कि भाई हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, उसको मॉडर्नाइज नहीं करेंगे। रियासतों जो रजवाड़े थे उनको पुरस्कार दिया गया, कई प्रकार से पुरस्कृत किया गया। विलय की नीति जो थी, जो डलहौजी के समय हड़प नीति अपने चरम पे चली गई थी, आपने देखा होगा कि 1857 के विद्रोह में डलहौजी की भी भूमिका पर्याप्त मानी जाती है।
तो विलय की नीति को क्या कर दिया गया, वो त्याग दिया गया। राइट। एक मुद्दा आपने देखा होगा कि गोद लेने वाला, अच्छा एक मल्हार राव होलकर का नाम सुना होगा आप लोगों ने। मल्हार राव होलकर इंदौर घराने के राजा थे। इन्होंने जब एक छोटी सी स्टोरी है, जो रेजिडेंट था, आपको इससे पता चल जाएगा कि अंग्रेजों ने इनके प्रति कितनी सॉफ्ट पॉलिसी अपनाई थी। जो रेजिडेंट हुआ करता था, उस रेजिडेंट को मल्हार राव होलकर ने जहर देने का प्रयास किया था, ये आरोप उन पर लगता है। अब सोचिए किसी अंग्रेज को अगर जहर देने का प्रयास किया जाए तो अंग्रेज सरकार कितना कठोर हो सकती है। लेकिन मजे की बात यह है कि अंग्रेज सरकार ने मल्हार राव होलकर की जो रियासत थी इंदौर, उसका विलय नहीं किया, केवल मल्हार राव होलकर को सत्ता से हटा दिया और उसी वंश के एक किसी दूसरे व्यक्ति को राजा के पद पे बैठा दिया था। राइट। गोद लेने की जो नीति थी, गोद, उसको भी त्याग दिया गया। 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है गोद लेने वाली, क्योंकि डलहौजी ने अपनी हड़प नीति का जो सिद्धांत बनाया था उसका बेस यही था। तो गोद लेने की नीति त्याग दी गई। रियासतों में हस्तक्षेप नहीं किया गया, अहस्तक्षेप। मतलब हस्तक्षेप की नीति को त्याग दिया गया। तो कहने का मतलब यह है कि 1857 के विद्रोह में रजवाड़ों ने जो साथ दिया था अंग्रेजों का, उसके रूप में इनको पुरस्कृत किया गया था। उनकी सारी जो रियासतें थी, जो उससे पहले जो विलय कर ली गई थी, वो उनको क्या कर दी जाती हैं, वो उनको वापस कर दी जाती हैं। मतलब इनको ये पुरस्कार के रूप में दिया गया। आगे के समय में आप देखते हैं कि इन रजवाड़ों ने ऐसा क्या किया, इनको ये समझ में नहीं आया था इन रियासतों को कि सरकार हमसे किस प्रकार जो है कार्य संचालित करवा रही है। कहने के लिए तो इनको पुरस्कृत किया गया, लेकिन लगातार अगर आप आगे के समय में देखेंगे तो इनके अधिकारों में कटौती की जाती है। कटौती में जैसे आप देखते हैं, सिक्के ढालने का अधिकार इनसे ले लिया गया था। किसी भी राज्य, राष्ट्र, रियासत का सबसे जो संप्रभु अधिकार होता है वो होता है सिक्के ढालने का अधिकार। क्वाइन ढालने का अधिकार इनसे छीन लिया गया, तो इनकी संप्रभुता ऑटोमेटिक वहां से खत्म हो जाती है। दूसरी चीज, जब कर्जन आता है, कर्जन आता है, तो कर्जन ने तो यहां तक कर दिया कि इनको जो ये विदेश जाते थे घूमने टहलने के लिए, विदेश जाने का अधिकार भी इनसे ले लिया था। मतलब कि समाप्त कर दिया था, प्रतिबंध लगा दिया था। निष्कर्ष रूप में यह है कि ये रियासतें फिर भी अंग्रेज सरकार की सहयोगी बनी रही, और बाद में इनको पुरस्कार क्या मिलता है कि जब भारत का विभाजन होता है तो इनको ये स्वायत्त स्थिति दे दी जाती है कि भाई या तो आप पाकिस्तान में शामिल हो जाइए या तो भारत में, या आप स्वतंत्र रह सकते हैं। मतलब ये तीसरा जो पॉइंट था, उस पॉइंट ने भारत को कितने समस्या में डाला है, ये आपसे बात छुपी नहीं है। जूनागढ़, कश्मीर, हैदराबाद, सब उसी के एग्जाम्पल के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। एक टॉपिक इसके बाद और है इसी श्रृंखला का अगला पैराग्राफ, विदेश नीति। अंग्रेजों की विदेश नीति इसके बाद किस प्रकार की थी? मूल उद्देश्य मैंने बता ही दिया है आपको, साम्राज्य की सुरक्षा करना, साम्राज्य की क्या करना, सुरक्षा करना। जो इनकी विदेश नीति थी वो ब्रिटेन, मतलब ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आवश्यकताओं से ही परिचालित होती थी। मतलब जो उनकी रिक्वायरमेंट थी, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार वो क्या करते थे, जनता की भावना का कोई ख्याल नहीं रखा जाता था। जो उपनिवेशवाद की जो डिमांड थी, साम्राज्यवाद की जो डिमांड थी, उसके अनुसार नीति को संचालित किया जाता था। तो पहला था साम्राज्य की सुरक्षा, दूसरा था ब्रिटेन।
ब्रिटेन के आर्थिक और व्यापारिक हितों को मजबूत करना, आर्थिक व व्यापारिक हितों को मजबूत करना। अब इसके लिए इन्होंने किया क्या, इस नीति को संचालित कैसे किया? अपनी नीति को उन्होंने आक्रामक बनाया था। जैसे आप देखेंगे कि आक्रामक के संदर्भ में इन्होंने सीमा विस्तार का कार्य किया। जैसे नेपाल का विलय कर ही लिया था 1816 में, नेपाल, ये 1857 के पहले की घटना है, सागौली की संधि से। बर्मा का पूर्णता विलय कर लेते हैं 1885 में, बर्मा का पूर्णता विलय 1800 कब हो जाता है? 85 में हो जाता है। अफगानिस्तान का विलय तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनको एक व्यापक लीड इनको कब मिलती है? 1880 के आसपास इनको लीड मिल जाती है। तो कहने का मतलब यह था कि इन्होंने अपनी विदेश नीति को अपने हितों से संचालित किया और उसको आक्रामक बनाया, ताकि अन्य जो उपनिवेशवाद की जो होड़ मची थी, अन्य देश उपनिवेशवाद की होड़ में जो शामिल थे, उन देशों की पहुंच यहां से दूर रहे। तो अपनी विदेश नीति को आक्रामक बनाया और अन्य राज्यों पर क्या किया? कब्जा किया। 1858 के बाद की श्रृंखला में जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, उसमें दो टॉपिक अभी और बचते हैं। एक आपका है आर्थिक नीति और दूसरा है आपका सैन्य पुनर्गठन। तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। थैंक यू। अरे आशुतोष जी, कहाँ गया इसका वो नहीं कर्सर?